हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी द डाइवर्सिटी इन इंडिया। डाइवर्सिटी से हमको क्या समझ में आता है? विविधता। ये भारत की विविधता के बारे में आज हम जानेंगे कि इतना विविध, इतना डाइवर्स कैसे है हमारा भारत। इसको लैंड ऑफ सिविलाइजेशन क्यों कहा जा रहा है? ऐसी हमारे देश के अंदर क्या खूबियां हैं, या ऐसा हमारे देश ने क्या कमाया कि उसके उसकी तरफ सब लोग आकर्षित होते हैं, उसकी तरफ सब लोग अट्रैक्ट करते हैं, दूर से देखते हैं। इंडिया का नाम इतने रिस्पेक्टफुली लिया जाता है। तो देखना चाहता हूँ कि मैं क्या क्या है इंडिया के अंदर। तो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी से बात कर लेते हैं। लगभग लगभग 3 मिलियन या 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब करीब हमारा एरिया है। सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड के। उसके बाद कोस्ट लाइन की बात करेगा तो 7,000 किलोमीटर, 7,500 किलोमीटर के करीब करीब ही कोस्ट लाइन है। ये सब डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, हाँ बस थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा, सबसे बड़े पॉपुलस कंट्री, सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड के। देखा जाएगा तो 142 करोड़ अप्रैल के अंदर हमने अचीव कर लिया था ये गोल। ये गोल तो खैर क्या ही है, हमारे देश के ऊपर थोड़ा सा बर्डन इसकी वजह से लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे कि अब 17.6% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज लिविंग इन जस्ट 2.4% ऑफ द लैंड। सिर्फ 2.4% ऑफ द लैंड। हमारे पास रिसोर्सेज फाइनाइट ही है, लेकिन हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आगे इसके बारे में बात करेंगे। सारे के सारे मेजर क्लाइमेट्स जितने भी हैं, समर, विंटर्स, ट्रॉपिकल, या जो भी है हमारे पास, वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। इसलिए हमको सब कॉन्टिनेंट के रूप में भी दिखाया जाता है कि इंडिया इज़ नॉट अ कंट्री, इट इज़ अ सब कॉन्टिनेंट। क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी हमारे यहाँ से जाती है। उसके बाद हम अगर कश्मीर की तरफ जाएं तो हमको टेम्परेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा। हम अगर नीचे केरला या तमिलनाडु की तरफ जाए तो हमको ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है, जो कि हमारे देश के अंदर एक जोग्राफिकल डाइवर्सिटी अपने आप लेके आता है। वेस्ट में चले जाए तो थार डेजर्ट दिखेगा। ईस्ट में चले जाए तो मासीराम, चिरापुंजी जैसी जगह मिलेंगी जहाँ पे बारिश ही बारिश हो रही है। मोस्ट रेनिएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड है। अगर हम अपने सेंटर में देखेंगे तो हमको ग्रेट प्लेन्स दिखेंगे। मोस्ट फर्टाइल रीजन, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही फर्टाइल। यहीं से ही हम 142 करोड़ लोगों के लिए खाना बना पाते हैं, देखा जाएगा तो। रेशियल डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो भाई, रेशियल डाइवर्सिटी के अंदर, रेस के अंदर 4 रेस हम देखने को मिलते हैं, और चारों की चारों इंडिया के अंदर मिलती है। कॉकेशियस, निग्रोइड्स, मोंगोलॉइड्स और प्रोटोऑस्ट्रिक्स। कॉकेशियस हमारे देश में है रेशियल इन्वेजन, जैसे जब यूरोपियन इन्वेजन हुआ तो उसकी वजह से ये हमारे देश के अंदर आए। फ्रेंच, ब्रिटिश, डच एसेट्रा। तो हमने देख लिया कि फ्रेंच, ब्रिटिश, डच या ये सब कैसे आए हैं। अब बात करते हैं निग्रोइड्स की। यहाँ पे हम निग्रोइड्स, या जो ब्लैक कलर रेस है, इसके अंदर ब्लैक स्किन या थोड़ी सी इस ऐसे ब्लैकिश डार्किश साइड रेस होती है, वो हमारे इंडिया के अंदर भी पाई जा रही थी पहले ही, द्रविडियन कल्चर के अंदर। उसके बाद मंगोलोइड्स की बात करेंगे तो अरब इन्वेजन हुआ, अरब से मंगोल्स का मिक्सचर पहले से ही था। चंगेज खान के टाइम से ही, चंगेज खान के टाइम, उसके बाद बाबर भी टर्किश और मंगोलिश रेस का ही एक वो था, आउटस्प्रिंग। उसके बाद बात कर ले प्रोटो ऑस्ट्रिक्स की, तो ये भी हमारे देश में पाए जा रहे हैं। तो ये तीनों के तीनों ही जो चारों के चारों बड़े रेसेस हैं वो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। यही दिखाता है कि इंडिया और यहाँ पे इनकी इंटरमिक्सिंग भी हो गई है। असिमिलेशन और अकोमोडेशन जैसे जैसे टाइम गया है, तो ये इंटररेशियल मैरिजेस की वजह से, कल्चरल एक्सचेंजेस की वजह से, ये सब रेस एक रेस में बदल गई है हमारे देश के अंदर, और इसी को ही हम प्योरिटी लॉस, रेशियल प्योरिटी लॉस भी कहते हैं। यही इंडिया की एक इंटररेशियल कैरेक्टरिस्टिक है कि इंडिया के अंदर अब रेशियल प्योरिटी एक मिथ है। इंडिया के अंदर कोई भी रेस अब प्योर है ही नहीं, चाहे वो कॉकेशियस हो, चाहे वो निग्रोइड हो, चाहे वो मोंगोलॉइड हो, या वो ऑस्ट्रिक हो। इनमें से कोई भी रेस एक प्रॉपर प्योर रेस हम नहीं कह सकते आज की डेट के अंदर। रेशियल डाइवर्सिटी के अंदर रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात कर लेते हैं। भाई, रिलीजियस डाइवर्सिटी हमारे देश के अंदर, मुझे नहीं लगता कि और किसी देश के अंदर ऐसी रिलीजियस डाइवर्सिटी होगी जैसे हमारे देश के अंदर है। हमारे देश के अंदर 4 वर्ल्ड के रिलीजन्स जन्मे हैं, इनका बर्थ ही हमारे देश के अंदर हो। जैसे कि हिंदुइज्म, जिसकी 82% मेजोरिटी है इंडिया के अंदर। बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म। और इंडिया के अंदर 3 बाकी बचे हुए बड़े रिलीजन्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि इस्लाम, जो कि सेकंड मेजॉरिटी में है इंडिया के अंदर, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म। ये ये सातों के सातों इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। और फिर उसके बाद भी इंडिया एक सेक्युलर कंट्री माना जाता है। हजारों 100 सेक्ट्स, हजारों कल्ट्स हमारे देश के अंदर प्रैक्टिस करे जाते हैं। हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, सबको फ्लरिश करने का मौका देते हैं। यही हमारे देश की खूबी है
कि हम किसी भी रिलीजन के साथ कभी भी डिस्पैरिटी या बायसनेस जैसी बिहेवियर करते ही नहीं है। हमारा स्टेट एकदम सेक्युलर है, हम भी सेक्युलर है, हमारे और हमारी जनता भी अपने आप को हिंदू, बुद्ध, जैन, मुस्लिम कहने से पहले इंडियन कहना पसंद करती है। यही हमारे देश की खूबी है। कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो भाई इंडिया के अंदर एक फेमस सेइंग पहले से ही है, इंडिया को देख के यूरोपियंस की या दूसरे वर्ल्ड की फेमस सेइंग है कि इफ़ यू हैव मनी देन सी द होल वर्ल्ड, इफ़ यू डोंट देन गो एंड सी इंडिया। इंडिया के अंदर सारे के सारे कल्चरल एस्पेक्ट्स अगर हम देखेंगे तो भाई ये पूरी वीडियो उसी में ही चली जाएगी, क्योंकि इतना इतना हमारे पास इसके अंदर है ही नहीं है। लेकिन अगर मैं कुछ की बात करूं, जैसे कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, इतने सारे फेस्टिवल्स हम एक साथ मनाते हैं, चाहे वो ईद हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो। हज़ारों हज़ारों सेक्ट्स, हज़ारों हज़ारों कल्ट्स यहाँ पे प्रैक्टिस किए जाते हैं, यहाँ पे बोले जाते हैं। इंडो आर्यन, द्रविडियन और ऑस्ट्रिक रेस जैसी मेजर तीन जो लिंग्विस्टिक फेमिलैरिटीज़ हैं वो हमारे यहाँ पे बोली जा रही हैं। इसके अंदर होली, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस और हर एक कल्चर, हर एक रिलीजन को हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं और हमने उनको असिमिलेट किया है खुद के अंदर। सिर्फ रिस्पेक्ट ही नहीं, असिमिलेशन भी हमने उनका किया है, जो कि हमारे देश को एक अलग लेवल पे पहुंचा देता है। बात कर लेते हैं पॉलिटिकल डाइवर्सिटी की। पॉलिटिकल डाइवर्सिटी से मेरा मतलब है राजनीतिक, या जो वेस्टर्न सोसाइटी है अगर उसके अंदर देखोगे आप, तो वहाँ पर ज़्यादा पॉलिटिकल डाइवर्सिटी नहीं है। दो पार्टीज होंगी, लेबर पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी इन्हीं को ही कहा जाता है, ये दो पार्टी होती हैं, इन्हीं में ही इलेक्शन होते हैं, इन्हीं का ही कैंडिडेट आता है। या इंडिया के अंदर ऐसा नहीं, इंडिया के अंदर तो 100 से ज़्यादा लोकल रीजनल पार्टीज वर्क कर रही हैं, नेशनल पार्टीज भी बहुत सारी हैं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमारे देश के अंदर दी जाती है सबको। अभी स्टार्टिंग से इंडिपेंडेंस की हमने सबको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि वोटिंग का राइट दिया। ये एक्टिव पॉलिटिकल सिस्टम में हमने अपने सिटीजन्स को पार्टनरशिप दी है। 142 करोड़ लोगों को वोटिंग राइट्स देना एक बहुत ही बड़ी बात है, जो कि हमने ये अपनी इंडिपेंडेंस के स्टार्ट से ही दिया गया है। हमेशा से ही हमने इस पर काम किया है और आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। बात कर लें एडवांटेजेस की, इसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे ही। मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अब एडवांटेजेस एडवांटेजेस की अगर बात करें तो भाई हर एक चीज़ के ही कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेजेस तो होते ही हैं। जैसे कि अब पहले मैं एडवांटेजेस पे आऊँ, तो भाई मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंडिया के लिए है ही। सब इंडिया में जितने टूरिस्ट आ रहे हैं देखने के लिए इंडिया की विविधता को, इंडिया की डाइवर्सिटी को, कल्चरल डाइवर्सिटी को, पॉलिटिकल पॉलिटिकल को तो खैर क्या ही देखने आएंगे, लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी को ही लोग देखने आते हैं बाहर से, जो कि एक इकोनॉमिकल रिसोर्स है हमारे लिए, एक बड़ा इकोनॉमिकल रिसोर्स है। हमको ऑटोनॉमी, डाइवर्सिटी हमको ऑटोनॉमी और सेल्फ रिलायंस के ऊपर भी आने पे मजबूर करती है। उसके बाद हमको जोग्राफिकली बेनिफिट होता है इतनी बड़ी डाइवर्सिटी का, इतना इतना हमारा जो डिमांड और सप्लाई है उसको भी इफेक्ट करता है और हमको एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचा देता है। डाइवर्सिटी हर एक फील्ड में हमको देखने को मिलती है, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, जो कि हमको प्रोग्रेस करने पे मजबूर कर देती है कि भाई हमको उठना है ही, हमको बढ़ना है ही। हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज, नई एवेन्यूज को लेके आती है, हमें एक पीसफुल और लिबरल पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्म कर देती है। जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं, इतने लोगों के साथ जीते हैं, तो हमको अपने के साथ साथ दूसरों के प्रति भी सिंपथी या और सिंपथी जैसी या कंपैशन जैसे बिहेवियर्स जागते हैं, जिसकी वजह से हम दूसरों के लिए भी काम करने लग जाते हैं। डाइवर्सिटी हमको इंडिपेंडेंट बनाती है, हमको दूसरों से अलग ना कर कर दूसरों के साथ जुड़ना सिखाती है डाइवर्सिटी। यही इंडिया की खासियत है, इसीलिए ही इंडियंस को हर जगह जाना जाता है कि हम इतनी डाइवर्सिटी के अंदर रह के भी इतना अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। यही कुछ एडवांटेजेस हैं। लेकिन अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, डिसएडवांटेजेस के अंदर देखें तो एक्सेसिव डाइवर्सिटी लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स, जो कि बिल्कुल सही बात है भाई। इंडिया इज ऑलवेज बीन वल्नरेबल टू कम्युनल, कास्ट, रेशियल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स। हमारे यहाँ पर हमेशा से ही कम्युनल, कास्टिस्ट, रेशियल, लिंग्विस्टिकल, ये सब हुए ही हैं, जिसकी वजह से इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिलियंस ऑफ रुपीस खर्चा किए हैं इसके ऊपर। बहुत सारी जाने गई हैं, प्रॉपर्टी डैमेज हुई गवर्नमेंट की। सबका ही इसके ऊपर एक
फिक्स्ड विचार है कि भाई जब इतनी डाइवर्सिटी होगी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की इंटरेस्ट किसी ना किसी को हैम्पर करने के लिए किसी ना किसी के लिए आगे बढ़ेंगे ही, जिसकी वजह से तो रेशियल लॉस ये सब होने ही होगा, ट्राइबल लॉस होगा ही होगा। इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी भी होगी, रिच गेट्स रिचर पुअर गेट्स पुअरर, क्योंकि किसी के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी पहले से ही आ जाएगी, किसी के पास थोड़ी कम प्रॉपर्टी पहुंचेगी। इसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ के अंदर या इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी भी आएगी, जिसकी वजह से रिलेटिव डेप्रिवेशन जागेगा। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर हम आप लोगों को बताऊं मैं, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर कम अपॉर्चुनिटीज़ है, कम जोग्राफिकली वो बेनिफिटेड रीजन है, वहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है, या वहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है, लेबर नहीं है, फैक्ट्री सेटअप नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो लोग रिलेटिवली पुअर रह गए, और ट्राइबल कल्चर को वो अभी भी अपनाए हुए हैं, जिसकी वजह से वो लोग इम्प्रूव या इतना अपलिफ्ट नहीं कर पाते हैं नॉर्थ इंडिया से या साउथ इंडिया से, देखा जाएगा तो रिलेटिवली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रहती है कि भाई ये पेरोकियल पॉलिटिकल आइडियाज को जन्म दे रहा है, रिलीजियस रेस कास्ट पे हमारी पॉलिटी को मोड़ने पे मजबूर कर दे रहा है, क्योंकि वोट उसी से मिलने वाले हैं। तो ये नेता भी वही बोलेंगे जिससे वो उनको वोट मिलेगा, तो वो कास्टिस्ट रिलीजियस लैंग्वेज के ऊपर ही भाषण देंगे अपना, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाए, लोगों को भी समझ में आता है, लोग भी इसी चीज़ को ज़्यादा समझते हैं कि अपनी जात वाले को ही वोट देना है, जो कि देखा जाए तो भाई बिल्कुल ही गलत है। आपको अपनी जात वाले को नहीं, अगर जात वाले को ही वोट देना है तो भाई उसको ऐसा लेके आओ जो कि आपके लिए कुछ कर सके, क्योंकि जात वाले के लेके आओगे फिर वो आप ही को ही नहीं पूछने वाला। लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज वाले को ही वोट देंगे, केरला के अंदर वो लोग मलयालम स्पीकर को ही वोट देते हैं, कोई और वहाँ पे थ्राइव भी नहीं कर पाता है। लेकिन चाहे वो कितना ही अच्छा हो, लोकल इश्यूज पे कोई बात नहीं करता है। इकोनॉमी पर या एजुकेशन पर बहुत कम ही लोग हैं जो बात कर रहे हैं, लेकिन उनको बेचारों को वोट ही नहीं मिलते हैं, क्योंकि रिलीजन सबसे ऊपर आ जाता है, जो कि एक डाइवर्सिटी का कस कह सकते हो आप लोग। ज्योग्राफिकल डिस्पैरिटी पूरे रीजन के अंदर ही है, जैसे कि अगर हम छोटा नागपुर प्लेट्यू या धारवाड़ प्लेट्यू कर्नाटका के अंदर या छत्तीसगढ़ झारखंड रीजन के अंदर बात कर ले, तो वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर नहीं है। राजस्थान के अंदर तो डेजर्ट ही डेजर्ट है, वहाँ पे तो इकोनॉमिकल रिसोर्सेज ही नहीं है। देखा जाएगा तो पूरे इंडिया के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है कि कुछ को ज़्यादा मिल रहा है, कुछ को बहुत कम। तो पूरा का पूरा इंडिया इतना डाइवर्स है कि उसकी डाइवर्सिटी हम अब अच्छे से रीप करने करें तो हम सबसे आगे निकल सकते हैं। हमें अपने रिसोर्सेज को सही जगह पे डालना है, अपनी मेंटालिटी को सही रखना है, हमें किसी को भी इतना अलग अपने से नहीं कर देना है कि वो बिल्कुल ही अलगाव की स्थिति में पहुंच जाए। हमें अपने रिसोर्सेज को अच्छे से रीप करना है, जैसे कि पॉली हमारी इतनी इतनी बड़ी डेमोग्राफिक डिविडेंड हम अभी इस टाइम एक्सेस कर रहे हैं, 142 करोड़, जिसके अंदर से 50% से ज़्यादा यूथ है जो कि एग्रीकल्चर में है, हमको उसको शिफ्ट करके इंडस्ट्रीज में लाना पड़ेगा। हमें अपनी इस डाइवर्सिटी को, जो कि हमारे लिए एक बेन है, उसको एक एक बून है, इसको हमको बेन नहीं बनने देना है। हमें इसका एडवांटेज जितना हो सके उतना रीप करना है, हमें इससे जितना हम ले सके हमें उतना लेना है। ये हमारे लिए एक रिसोर्स की तरह है, हमारी डाइवर्सिटी। अगर हम इसको रीप कर पाए तो इट विल बी द बेस्ट फॉर अस। यहीं पर ही हम इस वीडियो को मैं एंड करूँगा। आपसे उम्मीद करूँगा कि आप भी इस बारे में थोड़ा सोचें और थोड़ा सा बताएं मुझे भी, अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर गया हूँ जो कि आपको पसंद हो लेकिन मेरे से छूट गया हो, तो आप भी बताइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। वंदे मातरम। थैंक यू।